मैं थैंकफुल हूँ OTTindia.tv की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जिनको ऐसा लगा कि नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण मानते हुए मुझे फैसिलिटेट किया 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे पर। मैं थैंकफुल हूँ उनकी पूरी टीम की और ये चैनल की कि जो हिंदुस्तान की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है और वो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो डरते हैं ऐसी बात करने से, देश की बात दमखम से रखने में उनको डर लगता है। वो काम OTT इंडिया ने किया है और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि राष्ट्रवादी को राष्ट्रवादी का साथ मिले तो फिर किस चीज़ की कमी है। So I'm very thankful to them and yes, मुझे इस लायक समझा उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। रग रग में हिंदुस्तान। नमस्कार, राष्ट्र के समर्पित OTTindia.tv में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाएं ही है जो हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाती है। हर क्षेत्र के निर्माण में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। महिलाएं बिजनेस, उद्यमी कार्यों और वेतन रहित श्रम के रूप में अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान देती है। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो आज हर बड़े पद पर महिलाएं अग्रीम हैं। महिलाओं ने माँ, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका और दोस्त के रूप में अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिसके रग रग में हिंदुस्तान है और वो है काजल हिंदुस्तानी। काजल के पिताजी के देहांत के बाद उनका व्यवसाय माताजी के कंधों पर आ गया और काजल ने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही अकेले ही पूरे घर का काम संभाला। जानते हैं काजल हिंदुस्तानी के बचपन के दिनों के बारे में। चाइल्डहुड मेरा नॉर्मल नहीं रहा, दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मेरा जो स्ट्रगल है वो मेरा चाइल्डहुड से ही शुरू हो गया था। जब मैं 12 साल की थी तो पिताजी गुजर गए थे और जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे और उस ज़माने में ऐसा होता था कि नौकर चाकर होते नहीं थे। तो पिताजी के गुजरने के बाद क्या हो गया कि जिम्मेदारी मेरी मम्मी पे आ गई, मेरे बड़े भाई पे आ गई। तो उनके बिहाफ में घर की देखभाल मुझे करनी पड़ी क्योंकि मेरी मम्मी को काम करना पड़ता था। तो 12 साल की उम्र में ही मैंने सारा घर संभाल लिया था कि जैसे सारे घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, रसोई करना। और हम बहुत छोटे से गांव से थे तो वो नौकर चाकर वाला सिस्टम तो था ही नहीं, तो सब हाथ से करना पड़ता था। तो काफ़ी लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि 12 साल की उम्र में सारा काम करते थे। तो हाँ, 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते थे और मैं देखती थी कि मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं मिला क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इतनी ज़्यादा थी। और साथ साथ में पढ़ाई करी और फिर कॉलेज करी और इसी तरह से बस घर संभालते संभालते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। काजल के स्कूल के दिन और कॉलेज के वो दिन, जब काजल के कजिन्स और मित्र खेला करते थे तब भी काजल घर के कार्य में लगी रहती थी। काजल ने केवल 17 वर्ष की आयु में नौकरी शुरू कर दी और अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। देखिए, हम लोग है ना जॉइंट फैमिली में, तो हमारा कभी ऐसा नहीं रहा। मेरे 2 सगे भाई है, एक मुझसे बड़ा है, एक मुझसे छोटा है, लेकिन हम 17 कजिन्स थे और एक पूरा एरिया ही हमारा था। तो हम इतने भाई बहन थे कि हमें कभी दोस्त बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कभी हमें किसी और को खेलने के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि एक सोसाइटी पूरी हमारी थी। तो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ी फैमिली थी। और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए, और वो जो एक जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है
वो तब से मेरे साथ चला आ रहा है और आज तक मैं अपने ससुराल में भी उसी चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ। कॉलेज मैंने अपनी उदयपुर से ख़त्म करी, राजस्थान से। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने जॉब ढूंढी। मेरे पति से, मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर घर वालों की परमिशन से हमारी शादी हुई और यहाँ पे मैं एक स्टॉक मार्केट की कंपनी में जॉब करती थी। और काफ़ी साल जॉब करने के बाद में एक लेवल ऐसा आया कि मुझे 2011 में ऐसा लगा कि अब मुझे खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी। जब मैंने जॉब छोड़ी तब मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे थी और वो छोड़ी तब, और वो मेरा वो डिसीज़न था, तो उसमें भी मुझे बहुत लोगों का सामना करना पड़ा कि इतनी अच्छी जॉब जहाँ इतनी अच्छी सैलरी है और इतना अच्छा कमा रही हूँ मैं। 2011 में उस वक्त मैं बहुत अच्छी इनकम मेरी हुआ करती थी, जो शायद लोग अभी भी नहीं जॉब से कमा पाते। तो वो मैंने एक छोड़ी और फिर मैंने एक रिस्क लिया लाइफ में कि नहीं, अब मुझे खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है। और मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, स्ट्रगल करा और अम्बे माँ की कृपा से सब हो गया सेटल। काजल कैसे अपने घर और बिजनेस के साथ अपने राजनीतिक के कारोबार को संभालती है? जैसे मैंने आपको कहा ना, मेरा चाइल्डहुड बड़ा संघर्ष वाला था। तो ट्रेनिंग तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, तो योद्धा तो हम बचपन से ही बन गए थे। तो अब जैसे जैसे बड़े हुए ना, तो ये सारी प्रॉब्लम छोटी लगने लग गई कि अब फैमिली भी है, जैसे बच्चे हैं, इन लॉज है, बूढ़े मतलब बहुत बुजुर्ग है वो भी, और ये सारा मैनेज करना, और एक बड़ा जॉइंट फैमिली है हमारा। तो सब में बैलेंस करना अब मुझे मुश्किल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो मुश्किल दौर है वो मैंने ऑलरेडी बचपन से पार कर लिया है। पर मैनेज हो जाता है, अगर हम चाहे कि हमें मैनेज करना है तो ये मुश्किल नहीं होता है। इजीली एक औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है और उसमें कोई दिक्कत आती भी नहीं है। एक रिसेप्शनिस्ट से लेकर आज की सफलता हासिल करना और साथ ही एक अच्छी बेटी, बहू, माता और एक आत्मनिर्भर बिजनेस महिला के साथ पॉलिटिक्स में भी आगे है। स्ट्रगल तो हर दिन, इवन आपने अभी भी देखा कैसा स्ट्रगल हुआ। सो हर मोमेंट पे एक महिला को स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं इधर डिस्क्रिमिनेशन में मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ, लेकिन पता है एक मर्द में और एक औरत में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि औरतों को हर कदम कदम पे स्ट्रगल करने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ऐसा बोला जाता है, जैसे मेरे बचपन में बोलते थे, और मेरा कैसा रहता था कि जो सब लोग कर रहे हैं ना वो मैं नहीं करती थी, मैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी। तो हमेशा से ऐसा था, नहीं ये नहीं करने का। और आपको पता है राजस्थान की कंजर्वेटिव फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो इतना कंजर्वेटिव फैमिली था कि हम किचन से बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं आपको एक एग्जांपल वाइज बता रही हूँ। तो उस जगह से निकलकर आज भी मेरी इस दिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे फैमिली में मैं एकमात्र ऐसी बिजनेस वुमेन हूँ जो बिजनेस भी कर रही है, जो मेरे साथ पीढ़ी में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं पॉलिटिकल भी मैं राजनीतिक सफ़र भी जी रही हूँ और एक सोशल वर्क भी मैं साथ में कर रही हूँ, और फिर बिजनेस और ये सब तो है ही। लेकिन संघर्ष इतना होता था कि सबसे पहले तो फैमिली ही आती थी कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो ये किस्सा सुना रही हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती थी बैडमिंटन और क्रिकेट। मैं कैप्टन थी क्रिकेट टीम की, मैं बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलती थी। पर क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पिताजी गुजर गए थे और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो मुझे स्टेट लेवल पे जयपुर खेलने जाना था। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि यही वही बात कि लड़की है, नहीं भेजूंगी बाहर। तो मुझे मतलब ऐसा था कि मेरा पढ़ाई में कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती थी। तो वहीं से शुरू हो गया कि भाई अपने सपनों को मारना, और वो सब वहीं से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब मैंने एक राजस्थान से गुजरात आना, तो स्टेट चेंज, लैंग्वेज चेंज। तो यहाँ पे आने के बाद मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था लैंग्वेज का। तो मैंने यहाँ की लैंग्वेज सीखी, पढ़ना बोलना सीखा। हालांकि मैं लिखना अभी भी इतना नहीं जानती हूँ गुजराती, बट मैं पढ़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ। फिर एक रिसेप्शन की, एक सेल्स गर्ल से रिसेप्शन की जॉब से लेके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, वो थ्रू आउट एक अपने आप में स्ट्रगल है। एक वन साइड टिकट लेके आई थी कि रिटर्न टिकट का भी नहीं था पैसा। एंड आपको पता है कि बिजनेस में भी हर रोज़ चुनौती होती है, हर रोज़ रिस्क भी उतना लेना पड़ता है, और एक लेवल के बाद इंसान सोचता है कि अब ये करा है तो इससे आगे क्या। और पॉलिटिकल, जहाँ तक मैं अपनी पॉलिटिक्स की और सोशल लाइफ की बात कहूँ, तो उसमें तो आपको पता है कि औरतों को किस तरह से देखा जाता है। अपोजिशन वाले लांछन उड़ाने में वक्त नहीं देते, और सबसे ईजी हो जाता है किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे कमेंट कर दो। तो मैंने मतलब लाइफ में 2-3 चीज़ सीखी है। एक, मैं बहुत रिस्क लेती हूँ।
एक मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, और तीसरा मुझ में बहुत ज़्यादा समय के साथ मैं थोड़ी पेशेंस वाली हो गई। सो ये 3 चीज़ को बैलेंस करती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरी आदत में है रिस्क लेना। 2016 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जमकर हिस्सा लिया। वो देश की तोड़ने की बात खुलेआम करने लगे। भारत के कई विश्वविद्यालय काफी लंबे समय से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन रहे। इन बातों से काजल बहुत ज्यादा परेशान हो गई। देखिए, मैं आपको है ना 2016 का एक किस्सा याद दिलाती हूँ कि 2016 में आपको याद होगा कि दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसमें कन्हैया कुमार ने और उसके पूरे ग्रुप ने भारत की बर्बादी के नारे लगाए थे। 2016 तक क्या था, मैं अपने फुल बिजनेस माइंडेड वुमेन हूँ और मैं अपने बिजनेस में इतनी खोई रहती थी कि बस पैसा कमाना है और ये सब मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। पर 2016 में जब मैं अपनी ऑफिस में बैठी थी और मैंने देखा कि भारत की बर्बादी के नारे लग रहे हैं राजधानी में, और लगा कौन रहा है, हमारे स्टूडेंट, तो तब मुझे ऐसा हुआ कि गलती कन्हैया जैसे लोगों की नहीं है, गलती हमारे जैसे लोगों की है कि हम जैसे लोग जब चुप रहते हैं तो इनके जैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं या भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं। और उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि अगर अब हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो फिर हर घर के बाहर बर्बादी के नारे लगेंगे, हर घर के बाहर भारत को तोड़ने की बात कही जाएगी। एंड तब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करी तो मेरा हस्बैंड, वो क्योंकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है हमारा, कोई सोशल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि तू अकेली क्या कर लेगी, तू अकेली कैसे देश बदल लेगी, तू कर क्या सकती है इसमें, चलो वहाँ हो गया, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, तू क्या कर लेगी। और फिर मुझे उसकी बात इतनी चुभी कि मुझे ऐसा लगा हाँ मैं कर भी क्या सकती। फिर मैंने बहुत सोचा, 4-5 महीने ऐसे करते करते फरवरी में नारे लगे थे, मुझे तारीख भी याद है, फरवरी में, और अगस्त तक मैं सोचती रही। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने फिर एक फेसबुक अकाउंट बनाया और ऐसे ही एक लाइन लिख के छोड़ दी अपने मन की कि गलती कन्हैया जैसे लोगों की नहीं है, गलती हमारे जैसे लोगों की है। हम चुप रहते इसलिए वो बनते हैं, और अब चुप रहेंगे तो सिर्फ ये तो राजधानी में भारत की बर्बादी के नारे लगे, हर घर के बाहर नारे लगेंगे ऐसे, तब क्या करोगे। मैंने लिख के छोड़ दिया, मेरे को कोई एक बंदा भी फॉलो नहीं करता था और मुझे तो कुछ पता नहीं, और मैंने तो 2 दिन फेसबुक भी नहीं खोला क्योंकि हम है ही नहीं एडिक्टेड, हम करते ही नहीं है फेसबुक यूज़। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो मेरा लिखना इतना वायरल हो गया, मैंने सिर्फ 2 लाइन लिख के छोड़ दी थी। और उसके बाद लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू करा और ऐसे करते करते अभी लाखों लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस तक मेरी बातें पहुंचती है। मैं कभी दिमाग में ये लेके नहीं चलती कि मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरे जो दिल में आता है वो मैं कह देती हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये सही है और ये गलत है, इस पर हमें बोलना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ। लोगों को वो जेन्युइन लगता है, पसंद आता है, वो बात स्प्रेड होती है, लाखों तक, करोड़ों तक पहुँचती है, और इस वजह से मुझे भारत के लोगों का बहुत प्यार मिला, मुझे इंटरनेशनली भी बहुत प्यार मिला और काफ़ी लोग फॉलो करने लगे मुझे। किस प्रकार एक दबंग और सभ्य भारतीय नारी बिना किसी भय के इतनी बेबाकी के साथ अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने रखती है, और कैसे वो राजनीतिक अड़चनों को उलझाती है, और कैसे उसकी रग रग में हिंदुस्तान है, आइए जानते हैं। ये भी एक किस्सा है, देखो 2017 का, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो 2017 में जब गुजरात के विधानसभा इलेक्शन थे तो उस वक्त क्या था, पूरे, सिर्फ गुजरात की बात नहीं, पूरे देश में एक माहौल था जातिवाद का। एक्चुअली पाटीदार अनामत आंदोलन हो चुका था, तो एक पाटीदार का नेता खड़ा हो गया था, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम पाटीदार लीडर खड़ा हो गया था। फिर एक गुजरात में ही दलित सेल्फ प्रोक्लेम लीडर खड़ा हो गया, फिर एक ठाकुर सेल्फ प्रोक्लेम लीडर खड़ा हो गया। तो इन लोगों ने इतना गुजरात को जातिवाद में डिवाइड करने की कोशिश करी, और इवन इंडिया में भी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे लगा कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, तो किसी को तो शुरुआत करनी है। तो मुझे लगा कि मुझे पीछे से अपनी सरनेम हटाकर हिंदुस्तानी लिख देना चाहिए कि लेट्स यूनाइटेड, लेट्स बी हिंदुस्तानी। और मैं हिंदुस्तानी में भी हिंदू बोल्ड में लिखती हूँ क्योंकि मुझे गर्व है अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर। और उसके बाद क्या हुआ, 2017 में एक मूवमेंट शुरू हो गया, लोग काफ़ी फॉलो करते थे, तो उनको ये बात अच्छी लगी और अब बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे हिंदुस्तानी लिखते हैं। सो ये वहाँ से शुरू हुआ। सच का दमन काजल ने कभी नहीं छोड़ा। जब काजल ने लिखना शुरू किया तो सभी वर्गों के कुछ लोगों ने काजल और उनके पति को धमकाना शुरू किया, पर काजल कभी भी डरी नहीं। उन्होंने सच का साथ देना बंद नहीं किया।
हर रोज़ पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं। मैं आपको कुछ तो ऐसे किस्से बताऊंगी कि जैसे क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिटिक्स ही नहीं होगा तो हम खुद में बदलाव कैसे लाएंगे। लेकिन क्रिटिक्स होना भी एक क्या कहते हैं कि एक मर्यादा में होना चाहिए। मुझे ऐसे हर्डल्स आते थे कि कोई भी लड़की की न्यूड बॉडी पर मेरा फोटोशॉप करके मॉर्फ करके लगा दिया जाता था और वो इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाता था। तो इनिशियली मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब 2017 में ऐसा होता था तो मुझे बहुत दुख भी होता था और इतने हम फ्रेजाइल माइंड होते हैं उस वक्त, सब कुछ नया होता है, तो मुझे दुख भी होता था कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। इवन मुझे मेरे बच्चों के लिए थ्रेट कॉल्स आए हुए कि वो जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें अगर मान लो बम ब्लास्ट हो जाए तो, मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे मुझे थ्रेट आते कि तुम्हारे हस्बैंड का मॉब लिंच हो जाए तो, तुम्हारे चेहरे पे अगर तुम जा रही हो और एसिड कोई फेंक दे तो। इस तरह की मुझे काफ़ी धमकी आई है, मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी गई है, पर मैंने भी फिर ठान लिया और घर में कह दिया था। मेरी फैमिली बहुत अभी भी बेचारी डरती है और कहती है कि तू ये क्यों कर रही है, इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने, आराम से जी, मज़े कर, क्यों तू ये पूरे देश का सिर पे लेकर घूम रही है झंडा लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और सब ऐसा सोचेंगे तो कौन बोलेगा। बदलाव भी तो चाहिए सबको, तो फिर बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसलिए मैं उन लोगों की आवाज़ बनी हूँ जो मन में फील तो कर रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो बस बिंदास बोलती हूँ और खुल के बोलती हूँ, और जिसको जो करना है कर लो। मैंने घर में कह दिया है, कफन बांध के निकल चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। इंटरनेशनल वीमेंस डे पर बड़ा प्रधान मोदी जी ने काजल हिंदुस्तानी को सोशल मीडिया पर फॉलो किया। या मोदी जी मुझे ट्विटर पे जब 2018 का, अभी जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे आ रहा है, वैसे 2018 में जो इंटरनेशनल वीमेंस डे आया था तब मोदी जी ने कुछ 10 महिलाओं को फॉलो किया था। उसमें से 9 महिला जो है वो स्पोर्ट्स से थी, और सिर्फ अकेली मैं ऐसी थी जो मतलब स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। एंड सिर्फ मेरी बातें जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, इस वजह से मोदी जी ने मुझे फॉलो बैक दिया था। या अभी आपने देखा गुजरात का जिला पंचायत और तालुका पंचायत नगर पालिका चुनाव पूरी हुई और हम अच्छे मतों से, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और 2015 के कंपेयर में भाजपा का रिजल्ट 2021 का काफ़ी अच्छा आया है, मतलब बहुत अच्छा आया है। सो मुझे एज ए स्टार प्रचारक बुलाया था, मैंने किया है। मैंने भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के लिए प्रचार किया है। एंड क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और यंग लोग मुझे काफ़ी मानते हैं, तो इस वजह से मुझ में ये भाजपा को स्पार्क लगा और उन्होंने मुझे मौका दिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एक महिला घर अच्छे से संभालती है वैसे ही देश भी संभाल सकती है। मैं विमेंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखो, जैसे एक महिला अपना घर बहुत अच्छे से संभालती है वैसे वो देश भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। सिर्फ अकेली काजल के बदलाव लाने से बदलाव नहीं आएगा। हर महिला अगर ये सोचे कि थोड़ा सा वक्त अगर वो अपने टीवी सीरियल्स में से या अपनी किटी पार्टी में से या अपने हॉलीडेज में से निकाल के देश के मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बोले, तो कोई कन्हैया हिम्मत ना करे भारत की बर्बादी के नारे लगाने की, या कोई उमर खाली दिल्ली जैसे जला दिया वैसे दिल्ली दंगे की या दिल्ली जलाने की साजिश ना करे। अगर महिला इतनी सशक्त होगी तो मेरा महिलाओं से सिर्फ यही कहना है कि हम बहुत अच्छी हाउस मेकर तो है, लेकिन अगर हम घर चला सकती है तो हम देश भी चला सकती है। और देश का ख्याल, जैसे एक महिला घर का ख्याल रखती है वैसे देश का भी ख्याल रख सकती है। रग रग में हिंदुस्तान।